बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च इस तरीके से कि पंजाब में उनकी हिमायत करदा हुकूमत है और वो पंजाब में ही घूमेंगे और फिर उसके बाद बिलाखिर जो है वो इस्लामाबाद पर हमले की तैयारियां करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो उनके हक़ में कहीं से भी नहीं नज़र आती, लेकिन क्योंकि DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान जो है उनको मुस्तहिल कर दिया है और वो मुस्तहिल होकर इमरान खान जो है वो नाम ले लेकर अब उन दोनों का वो पुकार रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक इसलिए भी है कि भारतीय टेलीविज़न जो है वो भारतीय मीडिया ख़ास करके इस पर खुशी मना रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी ही फ़ौज से भिड़ गए हैं। फ़ौज के साथ सियासी जमातों के तसादुम होते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। फ़ौज की उस मदाखलत पर होते रहे हैं कि जो इक़्तिदार में सियासत में वो करती रही है। लेकिन जब इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने वाले जो 3-4 जर्नैल हैं उनके हवाले से भी बात हुई है, तो वो जर्नैल तो पाकिस्तान की तारीख़ में उनको कहीं किसी भी तरीक़े से उनको हम तारीफ़ नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे कितने ही पसंदीदा जर्नैल हों। क्योंकि अयूब खान कुछ लोगों का पसंदीदा जर्नैल था, यहिया खान भी कुछ लोगों के लिए पसंदीदा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा तो उसकी तारीफ़ होती थी। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ भी वो एक ख़ास ग्रुप के लिए मर्द मोमिन और मर्द हक़ बन गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली है कि इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की तो जमहूरी तरक्की को, पाकिस्तान के अवाम की शिरकत को रोका है। और परवेज़ मुशर्रफ ने तो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर दाव लगाया है। अब इमरान खान के बारे में ये तासुर लोगों के जहन में आ रहा है और बड़े बड़े सका लोगों के जहन में आ रहा है कि इमरान खान जो है वो फ़ौज का जो किरदार है सियासत से वो ख़त्म करना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, इमरान खान फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म नहीं करना चाहते। उन्होंने फ़ौज में तकसीम कर दी है। वो कहते हैं फ़ौज मेरी हिमायत करे। ये शुरू दिन से ये बात है, आप गौर करें कि वो हमेशा से ये कहते हैं कि फ़ौज मेरी हिमायत करे और फ़ौज, और इन्होंने इसके लिए तकसीम कर दिया। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को रोके रखा और नए ISI चीफ की तकर्री नहीं की। जिन लोगों के जहन में ये बात है कि वो फ़ौज के साथ जमहूरियत की खातिर लड़ रहे हैं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि इमरान खान का मिजाज जमहूरी है ही नहीं। मेरे पास सबूत है, मेरे पास दलाइल हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की है उसको बर्बाद करने आए हैं, पाकिस्तान की सलाहियतों को बर्बाद करने आए हैं। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है उस वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तेज हो गई हैं। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो भारत ने उसको तस्लीम कर लिया और उस वक्त मुमकिन था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस हद तक हो जाते कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला एक ऐसी जगह पर आ जाता जो जहाँ पर दोनों ममालिक अपनी मदाखलत रखते, अपना असर व रसूख रखते और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट सा, सेमी इंडिपेंडेंट सा खित्ता होता जहाँ दोनों ममालिक के लोग जाते। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं थी। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादी मिलना था और वो उसके मिलने के रास्ते खुल जाते और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इस तरह हो जाती कि अगर उनको हक़ खुद इरादी मिल भी जाता तो भारत को कोई तकलीफ़ नहीं होती, भारत को कोई के मफादात को इज़्ज़त नहीं पहुंचती और हमारे मफादात को भी इज़्ज़त नहीं पहुंचती। तो बहरहाल ये किस तरह होता है, ये कैसे होता है, ये बातें अलग हो गई। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो ये तसव्वुर कि वो फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं और फ़ौज को वो सियासत में उसका अमल दखल ख़त्म करवाना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। ये सोच बिल्कुल बचकाना सोच है, इसलिए कि इमरान खान के तमाम रवैये को आप देख लीजिए। वो कहीं से भी उन्होंने किसी दिन भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि फ़ौज का किरदार सियासत से ख़त्म होना चाहिए, कभी नहीं कहा। फ़ौज कहती रही कि हम अपना किरदार सियासत से ख़त्म करना चाहते हैं। अभी भी आके जो है
DGISI ने ये कहा कि हमने अपना किरदार सियासत से ख़त्म करने के लिए जब किरदार अदा किया। तो ये इमरान खान को शिकायत क्या है? गौर कीजिए, याद कीजिए, जब जमहूरी तरीक़े से को इख्तियार किया गया, जब जमहूरी तरीक़े को इख्तियार करके अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और अदम एतमाद की तहरीक में कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठे। कौमी असम्बली में PTI को वो अक्सरियत हासिल नहीं थी कि वो अपने अकेले दम खम पर हुकूमत बना सकते। ये तस्लीम क्यों नहीं किया जाता कि PTI को कौमी असम्बली में वो अक्सरियत हासिल नहीं थी, जबरन उनको अक्सरियत दिलाई गई थी, फौज के जरिए जो है उनको अक्सरियत दिलाई गई थी। क्यों? 2014 में भी उन्होंने यही किया, जबर के साथ आके धरना दिया। जब तक APS का सानिया नहीं हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल का, तब तक उठे नहीं, क्योंकि CPAC का मंसूबा आया था, उसको बर्बाद किया, उसको बर्बाद किया। ये शख्स जो किसी के जनाजे में नहीं जाता था, ये अरशद शरीफ के जनाजे में भी नहीं गया। किसने रोका था इमरान खान को इस्लामाबाद में आकर जनाजे में शरीक होने से? कौन गिरफ्तार कर रहा था? कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा था। जनाजे में आते, शरीक होते नहीं, मौत का खौफ है। और गायबाना नमाज जनाजा, भाई एक शख्स कोई मुल्क से दूर था, आप हवाई जहाज के जरिए आते जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए आते जाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर लेते और उतर जाते हैं इस्लामाबाद, बनीगाला उतर जाते, नहीं उतरे। ये एक सहाफ़ी के कातिल नहीं है, ये एक शख्सियत के कातिल नहीं है। चलिए आपको माजी में ले चलते हैं। मैं भी गवाह था, मुझसे भी कहा था जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन मुदीर तकबीर 4 दिसंबर 1994 को कराची में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। क्यों? इल्जाम किस पर आया? MQM पर, महाजिर कौमी मूवमेंट थी उस वक्त, अल्ताफ हुसैन पर। महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाने का मशवरा मोहम्मद सलाहुद्दीन ने दिया था और वो MQM के बहुत बड़े नाक़िद थे। उनके कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त MQM पर ही आता। ये सिलसिला था जब लॉन्ग मार्च के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे माजी में मेरी चीज़ें जा रही हैं। तो जनरल हमीद गुल ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया था। उस प्रेशर ग्रुप में उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद को, मोहम्मद सलाहुद्दीन को, सेनेटर तारिक चौधरी को, जो मेरे ख्याल में हारून रशीद जो सहाफ़ी हैं उनके बड़े भाई थे, मुस्तफ़ा सादिक जो साबिर शाकिर के मामूर, और अब्दुल सत्तार एधी को शामिल किया। अभी इस मंसूबे की दाग बेल और रखी गई, सोचा गया कि सलाहुद्दीन साहब का कत्ल हो गया। इल्ज़ाम लाजमन सीधा MQM पर गया और पकड़े गए। हो सकता है कि ये चीज़ इस तरह से ही हुई हो, लेकिन दूसरे ऑप्शन पे भी गौर कीजिए कि और कौन इनका कातिल हो सकता था। बहुत गौर करने की बात है कि ये कैश कराना चाहते थे इमरान खान। इमरान खान जब तक इक़्तिदार में नहीं आए थे MQM के बहुत खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनको MQM का जो नेटवर्क था, जिस तरीके से MQM की क़यादत अपने कारकुनान के साथ सलूक करती थी, उसी तरीके से ये अपनी क़यादत चाहते थे। अब भी उसका इजहार इसी तरीके से करते हैं, उसको दूसरे तरीक़ों से लाते हैं कि पैगंबर की तरह मेरी बात मानो। यानी वो ये कि मेरी बात पे चूं चरा ना करना। सिर्फ पैगंबर के लिए तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, कि पैगंबर जो लाता है वो अल्लाह का हुक्म लाता है। ये लीडर ये अल्लाह का हुक्म ला रहा है। तो उस तरीके से ये वो जहन, वो फासिकाना जहन, वो फाजिराना जहन, वो आमिराना जहन है। बिल्कुल
बिल्कुल हिटलर की तरह से, मुसोलिनी की तरह से, ये बिल्कुल एक आमिराना जहन के साथ आए। वो फिर सलाहुद्दीन साहब कत्ल हुए तो प्रेशर ग्रुप से हकीम सईद भी निकले और अब्दुल सत्तार ऐधी भी। अब्दुल सत्तार ऐधी पर इतना दबाव डाला कि अब्दुल सत्तार ऐधी घबरा कर लंदन चले गए। लोगों ने समझा, फिर वही समझा कि एमकेएम की वजह से, लेकिन अब्दुल सत्तार ऐधी ने कह दिया कि मुझ पर हमीद गुल ने दबाव डाला, इमरान खान ने दबाव डाला। तो इन दोनों की बात की उन्होंने। इमरान खान को अब्दुल सत्तार ऐधी ने भी नापसंद किया, उन्होंने भी इसको पसंद नहीं किया। हकीम सईद साहब ने जब अपनी किताब में, अपने सफ़रनामे में इस राज का इंकशाफ किया कि इमरान खान को तैयार किया जा रहा है यहूदियों की तरफ से, तो उनको 17 अक्टूबर 1998 को कत्ल कर दिया गया। सलाहुद्दीन साहब को 4 दिसंबर 1994 और हकीम सईद को सहाफ़ी और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो गवर्नर सिंध रह चुकी थी। तो अब आप सोचिए कि ये लाशें लेकर, पहली लाश लेकर इमरान खान मैदान में आते, लेकिन मौका नहीं मिल सका, उस वक्त मौका नहीं मिल सका। अब अरशद शरीफ की लाश लेकर ये चल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से फौज के खिलाफ होंगे। इन्होंने तो हमेशा ही, देखिए, रिटायर्ड जनरल का साथ लिया। प्रेशर ग्रुप का क्या मानी, जमहूरी ग्रुप नहीं, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे गैर जमहूरी तरीके से, प्रेशर ग्रुप बनाकर। और अब भी एक जमहूरी हुकूमत है जो वोटों की बुनियाद पर आई है, अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद पर आई है। जी, बात तो मैं एक कहना भूल ही गया। जो मैं प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा था, तो उस वक्त भी मेरी सलाहुद्दीन साहब के साथ बात हुई थी। उन्होंने तकबीर में लिखा भी था और बात भी हुई थी, और वो बहुत पुरुम्मीद थे कि इस प्रेशर ग्रुप से जो है हम मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करेंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आएंगे। उन्हें बहुत सारी गलत फहमियाँ थी इस हवाले से, मैं ये कह रहा हूँ आज, क्योंकि वो बहुत पुरुम्मीद थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? अच्छा, दूसरी ये कि एक दफ़ा और मैं इमरान खान से इंटरव्यू कर रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे इस प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछा। इमरान खान एक खिसियानी सी हंसी हंसे, फिर हंसे और फिर कहने लगे इसको छोड़ो, रहने दो। प्रेशर ग्रुप के सवाल से वो पीछे हट गए। आज मेरी समझ में आ रहा है कि वो प्रेशर ग्रुप के सवाल से क्यों पीछे हटे। फौज को अपनी इज्जत अगर बचानी है तो वो सियासत में अपना किरदार कम करे, न सिर्फ सियासत में बल्कि तिजारत में भी, मुल्क की माशी हालात में जो तिजारती किरदार जो अदा कर रही है उसको भी कम करे। इसलिए कि कराची के अंदर अमन व अमान के लिए रेंजर्स हैं, और उनका किरदार रेंजर्स का कोई बहुत यानी आइडियल नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सके। 30 साल हो गए हैं, मुसलसल रेंजर्स हैं। अमन को तो कायम हो जाना चाहिए था, नहीं। इसी तरीके से 2004 से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों जैसे थे वो उनके वहाँ पर, और बलूचिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से जो चोरी शुरू हुई है वो अब तक जारी है। तो खुदारा अपने मुल्क के अंदर इन ऑपरेशंस को सियासी तौर पे ख़त्म कीजिए ताकि ये मामलात दुरुस्त हो सके। मैं यही बात कर रहा हूँ। प्रेशर ग्रुप के बारे में मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि क्या कुछ इमरान खान करते रहे हैं, और प्रेशर ग्रुप का मकसद क्या था? इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, बाकी तमाम लोगों को इसी तरीके से वो कत्ल करवा के और उनकी हमदर्दियाँ समेट करके मेरे साथियों को मार दिया गया, और मैं ही रह गया हूँ इस मुल्क को बचाने के लिए। आज भी सिर्फ अपने आप को वो कहते हैं लॉन्ग मार्च है कि सिर्फ इमरान खान ही इस मुल्क को बचा सकता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह ताला जो है नऊज़ बिल्लाह वो नहीं है? जितने लोग भी थे इस मुल्क को कायम करने वाले, इस मुल्क को बचाने वाले, इस मुल्क के साथ मुखलिस लोग,
वो सब मकबरों में, कब्रों में जाकर सो गए हैं। ये नहीं होता कि कोई एक शख्स इस मुल्क को बचाए। ये मुल्क सबका है और सबको बचाना है। कोई एक इदारा नहीं, कोई एक शख्स नहीं, बल्कि एक निज़ाम होना चाहिए जो कायम हो और मुल्क को बचाए। निज़ाम अगर सही होगा तो मुल्क कायम रहेगा, निज़ाम नहीं होगा तो मुल्क कायम नहीं रहेगा। फ़र्द कभी भी मुल्क के लिए लाजमी नहीं होता। इस मार्च पर फॉरेन फंडिंग के केसेस इनके खुल गए, वो सारे राज सामने आ गए। इस मार्च पर, इस मार्च से पहले इन्होंने 70 से 80 जलसे किए हैं। हर जलसे पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर जलसे पे 70 × 50 करोड़, आप हिसाब लगा लें, इससे कम नहीं हुए। अब मुझे ये बताइए कि ये लॉन्ग मार्च पर कितनी रकम खर्च होगी, मुझे बताइए। और ये आएगी कहां से? वो जो तकसीम इन्होंने फौज में की है वो तो हमारी आका बनी रही। पहला जो आर्मी चीफ था, अंग्रेज था, वो आकाई मिजाज था, उसने कायदे आज़म की बात मानने से इनकार किया है, कश्मीर में फौज नहीं उतारी। दूसरा आर्मी चीफ था, वो अंग्रेज था, उसने भी बात नहीं मानी। उसके बाद कायदे आज़म ने कहा था अयूब खान के बारे में कि ये सियासी अज़ाइम रखता है। उससे पहले जो मुसलमान या पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनते, उनका जहाज जंगशाही पे गिरा दिया गया। वो नाम भी हम किसी वक्त ले आएंगे, बताएंगे कौन लोग थे, क्या थे। उनको हटा दिया गया। फिर लियाकत अली खान साहब ने चाहा कि मलिक गुलाम मोहम्मद को, सर जफरुल्लाह को और अयूब खान को, इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाएं, निकालें, ताकि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला जा सके। क्योंकि ये गुमराह करके रूस से दुश्मनी मोल लेकर और अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वहाँ पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल दिया। अयूब खान ने जो इंतज़ाम किया लियाकत अली खान के कत्ल का, अयूब खान ने, मैं अभी ये इसलिए कह रहा हूँ कि सारे हक़ाइक़ बताते हैं, क्योंकि लियाकत अली खान के कातिल को फ़ौरन मार दिया गया, मुबैना कातिल को, और उसकी बीवी को मेरे ख्याल में गुज़श्ता अभी 2-3 साल पहले ही उसका इंतकाल हुआ है। 80 या 90 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई थी उसकी। मलमल बीबी, उसकी बीवी। तो वो कैसे हुआ? और ये भी पोस्टमार्टम में ये नहीं हुआ कि गोली किस बंदूक की लगी थी। ये गोली सरकारी बंदूक की भी हो सकती थी और सैयद अकबर की गोली थी या पुलिस वाले की, किसकी गोली थी। बहरहाल ये सारे चीज़ें हैं वो मौजूद है। तो फिर उसके बाद इक़्तिदार पे कब्जा किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ जो बकवास की गई वो, और फिर उनको जिस तरह वो पुरअसरार उनकी मौत हुई वो, ये सब चीज़ें मुश्तबा हैं। कहा यह जाता है कि उनकी मौत पुरअसरार नहीं थी, वो लोग दावा भी करते, हो सकता है कि उनकी मौत कुदरती मौत हो, लेकिन जब इतनी बड़ी मुखालिफत हो तो शकूक व शुबहात आ ही जाते हैं। बहरहाल मैं इमरान खान की इस बात पर आता हूँ। BBC ने भी सवाल उठाया है कि भाई ये जो खर्चा है ये कहाँ से आ रहा है। उन्हें पता होगा, उन्हें मालूम होगा कि खर्च कहाँ से आ रहा है, और वो खौफजदा हैं कि फिर अगर कहीं उनके मुल्क का नाम आया, उनके मुल्क के ज़रिए का नाम आया तो बदनाम होंगे। वो तो कह देंगे कि अपने आप को, अपनी साख बचाने के लिए BBC ने ये सवाल उठा दिया है कि ये खर्च हकीकी आज़ादी मार्च, ये हकीकी आज़ादी क्या है? ये हकीकी आज़ादी मार्च पर ये जो खर्च आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है? इसराइल, अमेरिका, हिंदुस्तान, ये या आलमी सहूनी इदारे,
जी बिल्कुल। अब नेटवर्क जो है वो सवाल किया है, जो आईएसआई ने वो सवाल जो है, वो सवाल जो 6-7 सवाल हैं, वो सुन लीजिए। मैं भी पढ़ता हूं और आप भी गौर कीजिए। मैं उसके बाद मैं ये नहीं कहता फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए। इस पर तो तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर एक लाहे अमल बनाना चाहिए। फौज का किरदार न सियासत में होना चाहिए, न तिजारत में होना चाहिए, न प्रॉपर्टी डीलिंग में होना चाहिए। कहीं नहीं इस तरह से उनका किरदार मुल्क की हिफाजत में होना चाहिए, मुल्क की सलामती में होना चाहिए। उनको जो उनके लोग रिटायर हो वो फिर आम आदमियों की तरह से ज़िंदगी गुजारें। ये ना हो कि अहम ओहदों पर रिटायर होने के बाद भी वो अहम ओहदों पर उनको नामजद कर दिया जाए और आम आदमी जो लोग हैं उनको फिर नौकरी की जगह ना मिले, तो बेरोज़गारी बढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं, सवाल है मौजूद। और फिर बार बार फिर जो इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या वो ज़रूरी हैं? क्या उसके नतीजे में वहाँ के अवाम में फ़ौज के साथ मोहब्बत बढ़ रही है या नफ़रत में इजाफा हो रहा है? ये सारी चीज़ें सियासी जमातों को तय करनी है, फ़ौज का काम नहीं है। फ़ौज को सियासी जमातें, सियासी हुकूमत हुक्म दे। अगर कोई सरकशी है तो उसको फ़रोग़ करवाने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज को लगाया जाए, तो फैसला हो, पार्लियामेंट फैसला करे, हुकूमत फैसला करे, तो जिम्मेदारी भी वो कबूल करे। लेकिन फ़ौज अगर अज खुद ये फैसले करेगी तो खराबियां पैदा होंगी। और देख लीजिए 2004 से 2022 ख़त्म होने वाला है, हमारे इन तमाम इलाकों में बिल्कुल बदअमनी है, बिल्कुल सरकशी है और अमन कायम होके नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ये चाहता था जो सरकशी, जो बदअमनी कश्मीर में है, जो दूसरे इलाकों में है, जिनकी आज़ादी उसने गसब की हुई है, वही सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाए, तो वो की हुई है। और इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। लेकिन तहरीक इंसाफ, पीटीआई, इमरान खान सियासी जमात नहीं है, वो टाउट हैं बैरूनी एजेंटों के, जो इम्पोर्टेड कहते हैं, ये खुद इम्पोर्टेड हैं। इन्होंने देखिए जितने लोग भी लाए अपने दौरे हुकूमत में, सब इम्पोर्टेड थे। जुल्फी बुखारी से लेकर अब आतिफ मियाँ तक जितने भी लोग लाए, इम्पोर्टेड लाए इन्होंने। और सब के सब, ये जो आज़म सवाती हैं ये भी इम्पोर्टेड हैं, अमेरिका के रिहायशी ये भी है, जो दावे करते हैं कि इनको पर तशद्दुद किया गया और जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कहते हैं मिटा दिए रबड़ से, तो कलम से बनाए थे रबड़ से मिटा दिए, या पेंसिल से बनाए थे रबड़ से मिटा दिए। क्या मस्खरापन है। तो इमरान खान के बारे में अगर ये सोच है कि वो फौज के साथ जमहूरियत की खातिर लड़ रहे हैं, तो हरगिज़ नहीं। वो तो हिंदुस्तान की खातिर लड़ रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान के मफादात को पूरा कर रहे हैं, वो तो इसराइल के मफादात को पूरा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को छीना जा सके। ये उनका जहन है। वो हमेशा से एमकेएम की तर्ज की हुकूमत चाहते थे। पहला सवाल था कि साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। साइफर गैर मुल्की, यानी गैर मुल्की मदाखलत बार बार क्यों कह रहे हैं ये? ताकि जब ये पकड़े जाएं कि इनकी जो फंडिंग हुई है, और अब आखिरी फंडिंग जो है इस लॉन्ग मार्च के लिए हुई है, तो वो बिल्कुल ही जो है वो क्या कहेंगे आप, हाँ, उसको लोग कहेंगे नहीं ये तो जवाबी इल्ज़ाम लगाया है। नहीं, हकीकत ये है कि ये लम्हे मौजूद वाली बात एक साहब कहते हैं कि जो इल्ज़ाम ये दूसरों पर लगाते हैं वही काम ये खुद कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, ARY न्यूज़ ने फौज को निशाना बनाने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया।
और CEO सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। बात सिर्फ सलमान इकबाल की नहीं है। ARY गोल्ड जो इनका असल इदारा है, उसका कारोबार चलता कैसे है, उसकी तरफ से सरफे नजर क्यों किया गया, यह गौर करना चाहिए कि नेटवर्क, अफ्रीका के वो सारे नेटवर्क। दूसरी चीज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगस्त में एक खत जारी किया जिसमें कहा गया था कि कलअदम TTP से अलग होने वाला ग्रुप अरशद शरीफ को निशाना बनाना चाहता है। बिल्कुल सेम वही काम जो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से की गई थी बात। तालिबान का ग्रुप जो है वो बेनज़ीर को निशाना बनाना चाहता है और तालिबान ने बेनज़ीर को निशाना बनाया। निशाना किसी और ने बनाया, उसी ने सबूत मिटाए और तालिबान की तरफ से बार बार तरदीद भी आई, लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। हम ये नहीं कहते कि उनका जो तालिबान ने जो काम किए वो दहशतगर्दी नहीं थे, लेकिन जब वो इस मामले में इनकार कर रहे थे तो हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि कौन था जिसने वो सारे सबूत मिटा दिए, जिसने फौरन वहां पर सबूत इकट्ठा किए बगैर जाए वकूबा को धुलवा दिया। बात तो सोचने की है। फिर आइए, अरशद शरीफ को किसी ने दुबई जाने पर मजबूर नहीं किया था। बहरहाल ये बात कि उसके खिलाफ मुकदमात थे, उसको प्रेशर में था, तो वो मुकदमात के हवाले से अगर अरशद शरीफ थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेते और सहाफ़ियों की तंजीमों से बात करते तो शायद वो मुकदमात वापस होते। लेकिन PTI ने इन मुकदमात का फ़ायदा उठाते हुए अरशद शरीफ पर दबाव डाला कि यार ये हो जाएगा, तुम्हें तो फांसी पे लटका देंगे, तुम्हें तो मौत का खौफ दिलाया। और ये बात पता चलनी चाहिए क्योंकि इमरान खान बार बार कहते रहे कि उसे मार दिया जाएगा, उसे मार दिया, किसी और ने नहीं कहा, इमरान खान ने कहा। तो बात सोचने की है। गैर सियासी रहने का फैसला, अच्छा, मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की पुरकशिश पेशकश की थी। मार्च में की थी, जब इख्तिदार में थे, तब जब नजर आ रहा था कि यह इख्तिदार इनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि जमहूरी तरीके में तो यह होता है कि आप अगर वहाँ असम्बली में अरकान का एतमाद खो बैठें तो नहीं रह सकते। तो जो तरीक़ेकार था उस वक्त, ये घबराए हुए थे। इनको इलेक्शन नहीं करवाना, ये जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन कुछ नहीं इलेक्शन करवाना। अगर इनको मालूम होता कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है तो असम्बली तोड़ देते, इलेक्शन का ऐलान कर देते, तो बाकी जगहों पर भी असम्बलियाँ टूट जाती, इलेक्शन का ऐलान हो जाता। फिर आप आते मैदान में कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, तो मैंने ये कहा कि मैं इनसे के सामने क्यों जाऊं, आवाम के सामने। लेकिन नहीं, उस वक्त ये हार जाते। फिर ये क्योंकि मुल्क को जहां पहुंचा चुके थे, ये बहुत खतरनाक जगह पे थी, इसके लिए बात हो गई। गैर सियासी रहने का फैसला फर्द वाहिद का नहीं बल्कि तवील बहस के बाद किया गया। ये फौज ने अपने बारे में कहा। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद आना सबका जमहूरी हक है। फौज को यह बयान नहीं देना चाहिए था। जमहूरी हक है या नहीं है, यह फैसला हुकूमत करेगी। हालात, हर वक्त के हालात, क्या जमहूरी हक सिर्फ यही है कि आप जो है वो तमाम रास्ते लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, एहतजाज करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, या लोगों के कारोबार को, मुल्क के कारोबार को दांव पे लगाते हुए आएँ, मुल्क की मईशत को दांव पे लगाते हुए आएँ? क्या अमेरिका में इस तरह से जुलूस निकलते हैं कि लॉन्ग मार्च हो रहे हों? क्या जापान में इस तरह से जुलूस निकलते हैं? जहां जहां तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो मैं फौज की इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करूंगा कि जमहूरी हक है या नहीं है, आपको यह कहने का हक नहीं था। 27 मार्च के बयानिए का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जाहिर है कि साइफर और ये सब चीज़ें जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, आती जाती रहती हैं।
तो वो जो अब अशर शरीफ की जनाजा और ये चीज़ें, तो अब मैं आपसे सिर्फ सवाल मेरा ये है कि इस मोहम्मद सलाहुद्दीन का कत्ल, हकीम सईद का कत्ल और अशर शरीफ का कत्ल, सबकी कड़ियाँ एक ही जगह जाके मिलती हैं। और इस लॉन्ग मार्च में अगर इमरान खान को कामयाबी हो गई तो ये पाकिस्तान की नाकामी होगी। इमरान खान पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार को ख़त्म नहीं करने बल्कि एक और मार्शल लॉ लगवाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को और सोचिए, क्योंकि ये पूरा पस मंज़र है। मैं 1994 से लेकर आपको आ रहा हूँ। 1993 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से इक़्तिदार के भूखे हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने इनको कहा था कि सियासत में आओ। दावत किसने दी? जनरल ज़ियाउल हक ने। आप याद कीजिए, जनरल ज़ियाउल हक ने दावत दी। परवेज़ मुशर्रफ ने असम्बली का रुकन बनाया। अकलौते रुकन थे अपनी पार्टी के ये। वो भी खौफज़दा था कि इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये छा जाएगा। इसलिए उसको भी पता था कि इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, इसलिए उसने इसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया, लेकिन सरपरस्ती की इसकी। फिर 2014 में जो धरना दिया, जनरल राहील शरीफ ने इसकी हिमायत की, इसको चढ़ाया, इलेक्शन जीते फौज की हिमायत से। नाम इन्होंने ले दिए खुद, फैज़ हमीद, आसिफ गफूर, इन्होंने नाम लिए हैं, हम नहीं कहते, इनके लोग हैं। और ट्विटर में और जिसमें सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये फौज के लोगों को बदनाम करते हैं, तो गैरतमंदी का तकाजा तो फौज की तरफ से दिखाना चाहिए। आप वज़ीरिस्तान पे तो हमला करते हैं, आप बलूचिस्तान में तो फौज कशी करते हैं, लेकिन इमरान खान न्याजी के इसका जवाब आप नहीं दे सकते। ये उनसे ज्यादा खतरनाक है। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। उनका मुतालबा करने का तरीका गलत है, लेकिन क्या उनके मुतालबात नाजायज हैं? सवाल जेन्युइन। और दूसरी ये कि 2004 से लेकर हमारी फौज अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ नबर्द आजमा है। यह सवाल पैदा होता है। इमरान खान ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि हमारी फौज अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ नबर्द आजमाए। कभी उसने इन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जो ये कहते हैं कि वो फौज का सियासी किरदार यहां से खत्म करना चाहता है, वो सुन लें, सोच लें, वो नहीं कर सकता। वो चाहता है पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे और उस मार्शल लॉ की छतरी के तले ये फिर वजीर आजम बने और अपनी अय्याशियों का अड्डा खोल दे। जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। टेरियान जमाइमा के पास है और कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस पर इल्जाम लगाते हैं। तो जब एक सबूत मिल जाए तो दूसरे सबूत पर भी यकीन करना पड़ता है। मैं फिर आज तक बता दूं, ये इमरान खान पाकिस्तान के लिए नासूर है। पाकिस्तान की सहाफत को बर्बाद किया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, पाकिस्तान की सलामती को बर्बाद किया और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज की राह में रोड़े अटकाए। खत्मे नबूवत का दुश्मन ये शख्स अवाम को धोखा दे रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि ये फौज के किरदार को ख़त्म करने आ रहा है तो गलत समझते हैं, झूठ समझते हैं और ये सरासर गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।